करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सामाजिक विज्ञान? किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसको उसके बारे में पहले जानेंगे। तो क्या होता है सामाजिक विज्ञान? उसकी परिभाषा से जानते हैं क्या होता है। समाज में होने वाले सारी क्रियाकलापों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, समाज में होने वाले सारे क्रियाकलापों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। या कहे तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें मुख्य रूप से मानव समाज एवं समाज से संबंधित चीजों का अध्ययन, मुख्य रूप से मानव समाज एवं समाज से संबंधित चीजों या क्रियाकलापों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। एक बार और रिपीट करेंगे। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानव समाज एवं समाज से संबंधित चीजों का या क्रियाकलापों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान को बांटा कैसे गया, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान को कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो रहन सहन, खान पान, सोच विचार, भूमि नदी, पर्वत पठार, राजनीति, चुनौती इत्यादि के आधार पर सामाजिक विज्ञान को बांटा गया। सामाजिक विज्ञान को बांटा गया, कैसे बांटा गया भाई? तो हुआ क्या, कहानी ऐसी हम थोड़ी बहुत बता देते हैं कि जैसे हुआ कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, इसके सोच पर लोग सोचा तो इसको क्या किया कि भाई बीती हुई कहानी थी इसके बारे में और ये बीता हुआ है, सब चीज इसके बारे में बीत चुका है, तो उसके सोच के आधार पे क्या किया लोग उसे इतिहास में डाल दिया। और क्या हुआ, अब देखिए कोई भी आदमी जीवित है तो उसकी खाने पीने की, रहने सहने की व्यवस्था होती ही है। तो खाने पीने, रहने सहने, माहौल क्या है, वातावरण, सबकी जानकारी को सोचते सोचते लोग क्या किया, भूगोल के बारे में जाना। तो भूगोल क्या किया लोग, उसमें भूगोल में क्या किया, जैसे पर्वत पठार की जानकारी हो, खान क्या बोलते हैं, कैसी मिट्टी है, क्या मिट्टी है, उसमें कैसी उर्वरक शक्ति है, इस सब के आधार पे क्या किया लोग भूगोल बना दिया। भाई भूगोल तो हो गई, और माहौल रहने सहने का, तो लोग रहते हैं उसके लिए भाई कुछ कानून व्यवस्था होती है। भाई आप भी रहते हैं, हम भी कहीं रहते हैं, तो उसमें भी कानून व्यवस्था होती है कि भाई ये काम करेंगे तो ये कानून के विरुद्ध है, ये काम करेंगे तो कानून के विरुद्ध है। तो इसके आधार पर क्या किया गया, राजनीति शास्त्र बना दिया गया। बचा हमारा अर्थशास्त्र। तो हम जानते हैं कि आप कोई जो आप वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई होंगे जो शहरी इलाके में रहते होंगे, कोई है जो गाँव इलाके में रहते हैं। तो हम जाहिर सी बात है जो शहरी इलाके में रहते हैं उनके पास उतनी खेती बाड़ी नहीं होती होगी, वो किसान फैमिली से शायद नहीं आते होंगे, बहुत कम। तो क्या होता है वो अनाज वगैरह खरीद के खाते हैं। और जो देहात के लोग हैं, जैसे गांव वाला के लोग हैं, क्या है उनके पास खेती बाड़ी की सुविधा होती है। तो क्या वो ज्यादातर अनाज क्या होता है खेत से अपना उपजा कर खाते हैं। तो क्या हुआ, अब सब कोई के पास तो होता नहीं, तो कोई खरीद के खाता है। तो खरीद के खाएगा किस चीज से जी? तो पहले थी बहुत सारे अनाज के बदला अनाज, किसी चीज के बदले किसी कोई सामान लेना, ऐसी प्रचलन चल रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुई बाद में, भाई ऐसे कितना दिन तक चलेगा? तो क्या हुआ, मुद्रा व्यवस्था शुरू हुआ। तो इसके आधार पर सोचते सोचते क्या किया गया कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानना पड़ा कि भाई अर्थव्यवस्था किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था कैसी बनेगी, किस आधार पे बनेगी, इसके अनुसार क्या किया गया, अर्थव्यवस्था किया गया। वीडियो को पिछले स्लॉट में देखें इतिहास और अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखते हैं भूगोल और राजनीति शास्त्र के बारे में। भूगोल के पिता इरेस्टोस्थनीज जो कि यूनानी थे, वो पेशे से एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि और संगीत सिद्धांतकार थे, ठीक है। उनका जन्म 276 ईस्वी पूर्व से 174 ईस्वी पूर्व माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये गूगल पे भी आप खोजिएगा तो यही बताएगा, ठीक है। लेकिन एक और है जिन्हें हिक्टेरियस को भी माना जाता है भूगोल के पिता, ठीक है। ये इन्होंने ही बताया था कि जो स्थल है, जो हम इस स्थल पे रहते हैं, जो महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है,
किसने बताया था? हिक्टारियस ने। ठीक है, अगला बात करते हैं राजनीति शास्त्र, जिसे हमें पढ़ना है। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं और इनके गुरु प्लूटो थे और इनके शिष्य सिकंदर। इनके गुरु प्लूटो और इनके शिष्य सिकंदर। इनका जन्म 385 ईसा पूर्व में हुआ था यूनान के स्टैगिया में। ठीक है, ये पेशे से भौतिक शास्त्री, संगीतकार, कवि, तर्कनीति के रचनाकार थे। ठीक है, ये तर्कनीति के रचनाकार थे। चलते हैं, हमें तो पढ़ना है राजनीति, तो उस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो चलते हैं, राजनीति को पूरे डीपली पढ़ेंगे और पूरे हर एक तर्क के साथ पढ़ेंगे। हर एक रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले स्लॉट में। हम लोग तो राजनीति शास्त्र के बारे में जान लिए कि राजनीति शास्त्र, एक मिनट यार, ठीक है। हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में तो जान लिए क्या है क्या नहीं है और उसे बांटा कैसे गया है, उसमें से बांटने की प्रक्रिया जो थी कैसे बांटा गया है। ये भी जानते हैं कि जो राजनीति हमारा सामाजिक विज्ञान है उसे कितने भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि राजनीति जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो हमारे हमें क्लास 10 में सिर्फ 4 ही पढ़ना है, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और एक आपदा से भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे भी हम बताएंगे। थोड़ा बहुत एक क्लास लगेगा, उसको हम बता देंगे। और ये नहीं सोचिए कि हमें जो हम 4 बताए वही सामाजिक विज्ञान के भाग हैं, और भी है जैसे होम साइंस, साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, रूरल इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, यानी कि ग्रामीण अर्थशास्त्र, और ऐसे बहुत सारे भागों में बताया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र हमें क्या, पहले ही हम लोग अनाउंस कर चुके थे कि हम राजनीति शास्त्र तत्काल पढ़ाने वाले हैं, यानी पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र। अभी हम आपको बताया, जब सामाजिक विज्ञान के बारे में बता रहे थे, तो हम क्या बताए थे कि राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र, अगर राजनीति का मतलब समझते हैं, राज्य यानी सरकार, राज्य यानी सरकार, और नीति यानी विचार या कानून। ठीक है, राजनीति मतलब सरकार और नीति मतलब कानून, यही है राजनीति। इसके परिभाषा से सही तरह से हम समझेंगे, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सरकार के गतिविधियों, किसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सरकार की गतिविधियों तथा उनके विचार, नीति, कानून का अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र कहलाता है। क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सरकार की गतिविधि, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उनके क्या कानून है, क्या विचार है, क्या कानून व्यवस्था बना रही है, इसके बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं, वो क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान की राजनीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, समाज जो राजनीति शास्त्र है। शुरू करते हैं यहाँ से अपना पाठ्य पुस्तक को, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। क्या तो हमारे पाठ्य पुस्तक में पूरे 5 अध्याय हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में पूरे 5 अध्याय हैं। पहला, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली, सत्ता में भागीदारी की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानना। तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र में जो कैसा संघर्ष है, कैसा प्रतिस्पर्धा है, उसके बारे में जानना है। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, जो लोकतंत्र है क्या क्या उपलब्धि पाया है, उसके बारे में जानेंगे किस अध्याय में, चौथा अध्याय में। और लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ता है सरकार को या जनता को, उसके बारे में जानना है। किसे? लोकतंत्र की चुनौतियां में। आगे चलते हैं, हमारा जो अध्याय है पहला, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी।
तो लोकतंत्र के पहले बारे में पहले जानते हैं थोड़ा बहुत। तो अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम लोकतंत्र में सभी शब्दों को पहले पहले जानते हैं क्या है लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का होता है जो बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला लोक और दूसरा तंत्र। लोकतंत्र, तो लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ होता है जनता। इसे लोकतंत्र को जनता तंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को जनता तंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र या जनता तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। और तंत्र का अर्थ होता है शासन, तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी लोकतंत्र यानी जनता तंत्र या कहे तो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र कहिए या जनता तंत्र कहिए या जनतंत्र या प्रजातंत्र। तो लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, ये हो गया लोकतंत्र, ठीक है। तो इसका तो हम जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है। और साझेदारी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं, ठीक है। तो भारत में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कहीं भी शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे जो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था क्या होती है, ये छोटे से स्थान में कम जनसंख्या, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था छोटे से स्थान में हुआ करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था होती है। प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता के सामने प्रतिनिधि खड़े होते हैं। जैसे अपना प्रतिनिधि सामने चुनते हैं। आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके क्लास में मॉनिटर चुना जाता होगा, चुना जाता है ना, सही बोलिए ना, मॉनिटर चुना जाता है ना। तो उस मॉनिटर को कैसे चुना जाता है? टीचर आते हैं क्लास में करते हैं इसमें से किसी को आप अपना मॉनिटर चुन लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, जो आपको लगा कि हाँ अच्छा है, हमने हमारे क्लास को सही ढंग से चलाएगा या हमारे क्लास में हल्ला गुल्ली से बचाएगा, उसे आप मॉनिटर चुन लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था चलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, ठीक है। और वही क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। तो अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो एक चुनाव होता है और चुनाव का परिणाम आने के बाद पता चलता है कि कौन कौन प्रतिनिधि जीता है और कौन हारा है। लेकिन क्या है, प्रत्यक्ष में क्या है, डायरेक्ट तो लिए आए हमारा ये नेता है, चुन के अपना भली के भाई मेरा ये नेता है, हम इससे शासन व्यवस्था अपने आप पे चलवाएंगे, ठीक है। तो जानते हैं पहले लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र जनता के लिए द्वारा जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है। ये बताए थे अब्राहम, यह कथन अब्राहम लिंकन का है क्या, कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जनता ही शासन करता है और जनता पर ही करता है। देखिए लोकतंत्र जनता ही शासन करता है लोकतंत्र पे, और जनता के द्वारा ही किया जाता है जनता पे शासन, ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल तो जनता ही है ना। क्योंकि जनता ही प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, वो कौन बनता है, जनता ही। कोई ज्यादा डायरेक्ट मुख्यमंत्री तो पैदा होता नहीं है, वो बनता है कौन, हम में से कोई जानता है। जो नेता बने धीरे धीरे, मुखिया हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, जनता ही तो है। बाद उनको भी तो मतदान की अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होते हैं, सभी के बीच समानता और भाईचारा की भावना होती है। लोकतंत्र में सभी के बीच समानता और भाईचारा की भावना होती है। और लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र है, यानी कहने का मतलब है क्या हम हैं तो क्या बिहार में है तो क्या हम यूपी में जाके नहीं रह सकते हैं, क्या मुंबई में जाके नहीं रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं। हमें ये स्वतंत्रता है, हमें हम देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। ये हमारी पूरी आजादी है कि हमारे संविधान में पूरी लिखित बात है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा ही चलाया जाता है और जनता पर ही शासन किया जाता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। ये भी हम परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आज इसमें जाने कि भाई प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताते हैं फिर से एक बार कि वैसी शासन व्यवस्था, वैसा लोकतंत्र जिसमें अपने प्रतिनिधि का चुनाव डायरेक्ट किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष जो है, भारत में हमारी जो चुनाव होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। क्या उसमें जो हमारा नेता, हम जानते हैं कि पहले यही जीतेगा? बिल्कुल नहीं। हम अनुमान लगाते हैं कि अब फलाना आदमी जीत सकता है, फलाना नेता जीत सकता है। हम डायरेक्ट ये नहीं कहते कि यही जीतेगा तो जीतेगा, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं। आप क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, डायरेक्ट चुन लेते हैं कि हाँ ये मेरा मॉनिटर है, ये हम पर शासन करेगा, होता है ना। इसलिए लेकिन वो प्रत्यक्ष में होता है, अप्रत्यक्ष में नहीं होता है। बात करते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद की। हम जानते हैं कि जब आपस में साझेदारी नहीं होगी तो द्वंद्ववाद होगा। भेदभाव से हो, अब भेदभाव बहुत तरीके के होते हैं कि कोई रंग के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कुछ क्षेत्र के आधार पे, तो कुछ धन के आधार पे। क्या होता है? श्वेतों के प्रति अश्वेतों का भेदभाव, या धनी लोग और गरीब लोगों के बीच भेदभाव, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव। किसी को भी अपने क्षेत्र से प्रेम होता है, अपने इलाके से प्रेम होता है, अपने गांव से प्रेम होता है, अपने कस्बे से प्रेम होता है, अपने मोहल्ले से प्रेम होता है, अपने जिले से प्रेम होता है, अपने देश से प्रेम होता है। लेकिन क्या होता है कि आप एक मोहल्ले से हो और एक दूसरे मोहल्ले से, लेकिन इसमें क्या होगी, जब देखते हैं आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जब दो टीमों की मैच होगी, वो कुछ और जगह से आएंगे, ये कुछ और जगह से आएंगे, जब मैच शुरू होती है तो आप अपने ही टीम का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? तो दोनों में क्या होती है? टकराव की भावना उत्पन्न होती है कि भाई मेरा टीम जीतेगा, भाई मेरा टीम जीतेगा, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये वही होता है द्वंद्ववाद। तो हम जानते हैं द्वंद्ववाद में क्या हो रहा था कि हम दो एग्जाम्पल लिखते चलते हैं। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका, ठीक है। तो बेल्जियम के बारे में जानने से पहले ये वीडियो देखिए। चलिए बेल्जियम के बारे में जानते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। यूरोप का बहुत सारी छोटा सा देश है। इसकी जनसंख्या करीब 1 करोड़ है। इसकी जनसंख्या करीब 1 करोड़ है। समझिए तो अपने भारत की जो हरियाणा है ना, भारत की हरियाणा, उसके जो उसका क्षेत्रफल है उसके आधी से थोड़ा सा ये ज्यादा, या आधी भी मानिए, उसके बराबर इसकी जनसंख्या है। और क्या है कि यहाँ पे डच भाषा के लोग, भाषी लोग निवास करते हैं, फ्रेंच भाषी लोग निवास करते हैं और जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं। और जो डच भाषी जो हैं वो फ्लोमिरा में निवास करते हैं और उनकी जनसंख्या 59% है। वहीं फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, वो बेलोनिया में निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या 40% है। और वही जर्मन लोग रहते हैं, सभी इलाकों में रहते हैं, इनकी जनसंख्या करीब 1% है। और ये तो क्या हुआ, पूरे बेल्जियम की बातें हुई। ये पूरा बेल्जियम में कितना परसेंट रहते हैं। और बात करते हैं उसकी एक राजधानी है ब्रुसेल्स, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। उसमें 80% फ्रेंच रहते हैं, उसमें 80% फ्रेंच रहते हैं और 20% डच लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें गृह युद्ध कैसे हुआ इसको जानते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो फ्रेंच लोग थे वो उन्नत लोग थे और ये पढ़े लिखे भी ज्यादा थे। बात करते हैं उसी दशक के, जिस दशक में भारत आजाद हुआ था। उसी दशक में क्या हुआ था कि ये गृह युद्ध की क्या थी, यहाँ पे माहौल चल रहा था। ये जो उन्नत लोग थे, कौन, फ्रेंच लोग, और जो थोड़े अनपढ़ और क्या थे, उन्नत नहीं थे, गरीब थे, वो कौन थे, डच लोग। उन लोगों के बीच गृह युद्ध की, भाई हम देश में रहते हैं,
मेरा भी जितना अधिकार उतना अन्य धर्म के लोगों को भी है, सभी धर्म को समान अधिकार है। लोकतंत्र यही तो है जिसमें सभी को समान अधिकार है, सभी स्वतंत्र है। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच गृह युद्ध। तो इन दोनों के जो यहाँ की जो सरकार थी, ब्रुसेल्स के जो सरकार थे, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, यहाँ की जो सरकार थे वो क्या किए, नियम कानून क्या बनाए, संविधान में संशोधन क्या किए कि डच और फ्रेंच दोनों भाषा में से अपना अपना नेता चुनने का अधिकार था, और वो दोनों अपने मतलब सरकार बनाया करते थे। बात करते हैं रंग भेद के प्रति मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाया था, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सिक्किम में बिहारियों के प्रति दुर्व्यवहार, हिंदी भाषी राज्यों में खासकर महाराष्ट्र और असम में जो व्यवहार हुआ बिहारियों के साथ, इनके बारे में लुधियाना में बिहारी मजदूरों के साथ क्या व्यवहार हुआ इसके बारे में, और उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष की स्थिति क्या थी इसके बारे में जानेंगे। पूरे डीप, पूरे अंदर जाकर इसके बारे में जानकारी लेंगे अगले वीडियो में, और इन सब के बारे में भी बताएंगे। साथ ही अगला जो आपका पॉइंट है उसको भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूर भूले नहीं, और लिंक को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।